नमस्कार, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पीजी हिस्ट्री चैनल। तो हम आपको इस वीडियो में जो एमए सेमेस्टर में अर्बनाइजेशन इंडिया जो पेपर है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम इस वीडियो में उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के साथ हम आपके सामने चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है प्रारंभिक नगरवाद का परिचय। तो प्रारंभिक नगरवाद का परिचय हमें अर्बनाइजेशन इंडिया में देखने को मिलता है। तो इसमें हम नगर के जो प्रारंभिक नगरवाद कैसे क्या हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नगर का तात्पर्य शहर से, नगर को हम शहर कहते हैं। ग्रामीण समाज के विपरीत यह नगर या शहर है, ये ग्रामीण समाज के विपरीत होते हैं, क्योंकि ग्रामीण होते हैं इलाके, उनमें गांव बस्तियां, वो खेत वगैरह उनमें किसान वगैरह उसमें रहते हैं, और शहर में बहुत घनी आबादी होती है। ठीक है। तो गार्डन चाइल्ड, ये जो इतिहासकार हैं गार्डन चाइल्ड, इनके अनुसार प्रारंभिक शहर के निर्धारण के लिए मापदंड निर्धारित किया। मापदंडी बस्ती के आकार भी बताए हैं। जनसंख्या का घनत्व भी हमें नगरों में बताया गया है। नगरों में जनसंख्या बहुत घनी आबादी में मतलब विस्तृत होती है, रहती है। ठीक है। व्यवसाय संबंधित विशेषताओं के बारे में गार्डन चाइल्ड ने बताया है। अर्थव्यवस्था में अतिशय की उपस्थिति भी बताई है नगरों में। स्मारकीय सार्वजनिक भवन, इसमें नगर में बहुत बड़े बड़े स्मारक तथा सार्वजनिक भवन होते हैं। शासक वर्ग के बारे में भी हमें नगर में बताया गया है। अभिलेखन की पद्धति और यथार्थ विज्ञान के बारे में भी हमें नगर से जानकारी मिलती है। लेखन कला, विदेश व्यापार और राज्य का संगठन, इसके बारे में भी हमें नगर में जानकारी मिलती है। तो हम देखेंगे अब नगरवाद। नगरवाद क्या होता है? तो नगरवाद नगरीय होने की अवस्था नगरवाद कहलाती है, और नगर बनने की प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, नगरवाद क्या होता है? नगरीय होने की अवस्था को हम नगरवाद कहते हैं, और नगर बनने की प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रारंभिक नगरवाद की विशेषताएं। नगरीय बसावट में घनी आबादी, जनसंख्या का केंद्रीकरण, रक्षा आवश्यकता, पर्यावरण संसाधनों की उपलब्धता तथा धार्मिक केंद्रों का निकटतम होता है। प्रारंभिक नगरवाद की विशेषताएं। नगरीय बसावट में घनी आबादी होते हैं। नगर जो होते हैं वो बसावट में घनी आबादी में होते हैं। इनके जनसंख्या का केंद्रीकरण, रक्षा आवश्यकता, पर्यावरण के बारे में भी बताया गया, संसाधनों की उपलब्धता और धार्मिक केंद्रों का निकटतम होना भी जनसंख्या के केंद्रीकरण में बताया गया है। घनी आबादी के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ाती है, क्योंकि घनी आबादी होगी, घनी आबादी के कारण ज़्यादा लोग होंगे, तो इसके कारण हमें वस्तुओं की मांग भी उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा ही चाहिए होती है। तो इसके कृषि के अलावा अन्य आर्थिक कार्यों का मांग बढ़ना होता है, क्योंकि जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो हमें कृषि कार्य जो होते हैं उनके अलावा हमें आर्थिक जो इकोनॉमिक से उसकी भी मांग बढ़ेगी, क्योंकि व्यापार होगा, व्यापार से आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी। नगरों में गैर कृषि कलापों का विकास होगा। गैर निर्वाह कार्यकलापों का मांग बढ़ना, शिल्पकार आदि। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में श्रमिकों को अधिक रोजगार की उपलब्धता भी होती है। जो घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यापार वाणिज्य तथा कंपनियां होती हैं, तो यहाँ कंपनियों तथा घने बड़े बड़े जो उद्योग तथा धंधे होंगे, इनके लिए हमें श्रमिकों की भी आवश्यकता होगी। इसलिए इन श्रमिकों के रोजगार की उपलब्धता भी हमें नगरों में मिलती है। कृषि ना करने वाले लोगों के लिए द्वितीय कार्य प्रशासक, सिर्फ उत्पादन और धार्मिक अनुष्ठान आदि है। जो लोग कृषि नहीं करते हैं, यानी जो लोग कृषि नहीं करते हैं, उनका द्वितीय वर्ग जो प्रशासन, सिर्फ उत्पादन, वो खेतों में उत्पादन करते हैं और तथा धार्मिक अनुष्ठान आदि में कार्य करते हैं।
श्रम विभाजन की स्थिति उत्पन्न होना भी प्रारंभिक नगरवाद की विशेषताएं कहलाती हैं। गैर खाद्य उत्पादकों की सहायता से समाज में मंदिरों की भूमिका प्रेरक शक्ति के रूप में मंदिरों द्वारा नगरवाद का विकास होना, अवस्थित समुदाय कृषि शोण का अन्य विकल्पों के लिए प्रेरित जनसंख्या केंद्रीकरण का सामाजिक संबंधों पर प्रभाव। रॉबर्ट एडेक्सन ने बताया कि मेसोपोटामिया समाज में भू स्वामित्व, शिल्प उत्पादन और अन्य व्यवसाय में वंश आधारित समूह थे। इन्होंने जो रॉबर्ट एडेक्सन ने बताया कि जो मेसोपोटामिया समाज में जो भू स्वामित्व था उसमें शिल्प उत्पादन और व्यवसाय में जो भी था वो वंश आधारित थे, यानी वो जितने भी जो लोग थे वो वंश आधारित थे, वही लोग भू स्वामित्व तथा शिल्प उत्पादन तथा व्यवसाय का कार्य करते थे। और ये वंशानुक्रम व्यवसाय यानी जो वंशानुक्रम जो काम था ये लोग संगठित थे। जोनाथन केनोयर ने बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप में जातियां प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग रहती थीं। इसी प्रकार की स्थिति हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। दोस्तों, नगरों का उदय कैसे हुआ इसके बारे में भी हम इन पॉइंटों को देखकर इनको पढ़ेंगे। तो पुरातत्वविद बोलन दर्रे की तलहटी में नवपाषाण ताम्रपाषाण बस्तियों के मैदानी क्षेत्र कांची में मेहरगढ़ तक मानते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं उनके अनुसार बोलन दर्रे की जो तलहटी में नवपाषाण है वो ताम्रपाषाण बस्तियों के मैदानों क्षेत्र में मेहरगढ़ तक मानते हैं। जो नगरों का उदय हुआ है वो नवपाषाण से लेकर ताम्रपाषाण की बस्तियों तक तथा कांची से मेहरगढ़ तक मानते हैं। बोलन दर्रा पाकिस्तान में बलूचिस्तान के एक प्रमुख दर्रे के रूप में है। जो बोलन दर्रा है वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा है जो क्वेटा की जैकीबाबाद से जोड़ता है, जिसमें हड़प्पा बस्तियां शामिल नहीं हैं। हड़प्पा शहर पूर्ववर्ती थे। हड़प्पा शहर थे वो पूर्ववर्ती थे। इनका काल 3500 से 2600 ईसा पूर्व का माना जाता है। इनमें हड़प्पा सभ्यता की विशेषता मौजूद नहीं थी। यह अधिकांश स्थानीय समाज प्रतीत होते हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा था। बुनियादी निर्वाह का आधार गेहूं और जौ था। यहाँ पे जो भी बुनियादी निर्वाह यानी जो जीवन निर्वहन करने के लिए जो भी हमें खाद्य पदार्थ है उसमें जो मुख्य आधार था वो हमारा गेहूं और जौ को माना गया है। घरों के निर्माण के लिए ईंटों का उपयोग किया गया। नगरवाद की प्रक्रिया दीर्घकालिक क्रमिक थी। नगरवाद का बसावट परिवर्तन परिपक्व हड़प्पा के बदलाव को संकेत करता है। परिपक्व हड़प्पा युग में नए स्थलों की प्राथमिकता दी गई है। सिंधु घाटी तीव्र गति में नगरीय विकास हुआ था। नगरवाद के प्रारंभ में मोहनजोदड़ो जैसी बसावटें मिली हैं। पक्की सड़कें, जल निकास प्रणाली द्वारा देखा जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि नगरवाद में जो मोहनजोदड़ो की नगरवाद था उसमें पक्की सड़कें भी मिली हैं तथा जल निकास की बहुत अच्छी प्रणाली मिली है। जल निकास में बताया जाता है कि जो जल निकास होता है उसमें सोख्तों का प्रयोग होता है, जिसमें से दो प्रकार के सोख्ते थे, दो प्रकार के गड्ढे कह सकते हैं, जिसमें जैसे कि एक गड्ढा अगर भर जाता था पानी से तो उसका वो नाली काट दूसरे गड्ढे में तब कर दी जाती थी। इससे होता क्या था कि जो पहला गड्ढा पानी से भरा हुआ था वो सूख जाता था तथा फिर यही प्रक्रिया बार बार आगे की जाती थी। इसलिए देखा जाता है इसकी जल निकास प्रणाली थी बहुत अच्छी मानी गई है। नगरीय और ग्रामीण श्रेणियाँ। नगरीय श्रेणी में अनेक प्रकार की बसावट को शामिल किया गया है, जिसमें नगरीय केंद्र विभिन्न शब्द नगर पूर्व दुर्ग नाम से जाने जाते थे। नगरीय केंद्रों के संबंध में लिखित स्रोतों का अभाव है। जानकारी का प्रमुख आधार पुरातत्व स्रोत है। नगरीय विशेषता निर्धारण करने में आकार के साथ जनसंख्या घनत्व मापदंडों का प्रयोग किया गया है। छोटे आकार के बसावट में भी नगरीय अर्ध नगरीय व्यवस्था संभव है। शहरों को कस्बों से अलग करने के लिए आकार का प्रयोग किया जा सकता है। आकार के आधार पर नगरीय केंद्रों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अब हम देखेंगे हमारा जो अर्बनाइजेशन इन इंडिया जो पेपर है
उसमें हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पेपर में आ सकता है। इसमें जो है हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा बस्तियों का विस्तार और संरचना। हड़प्पा बस्तियों का विस्तार तथा उसके संरचना, उसका स्ट्रक्चर के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे इस वीडियो में। तो हम देखते हैं कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में देखा जाए तो हमारी हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता को माना गया है। साहित्यिक स्रोतों से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई, लेकिन इसके हमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। इसके हमें लिखित स्रोतों के आधार पर हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। जानकारी का प्रमुख स्रोत हमें पुरातात्विक को माना गया है। बस्तियों का विस्तृत क्षेत्र बहुत फैलाव में था। जो बस्तियां थीं बहुत, उनका फैलाव बहुत क्षेत्र था, बहुत फैलाव में यानी बहुत बड़ा था। नगरों का अध्ययन, नगरों के अध्ययन के लिए जनसंख्या का घनत्व, विशाल स्मारकें, भवन तथा श्रम के संगठन, शिल्प उत्पादन आदि का आधार किया गया है। हड़प्पा बस्तियां पंजाब, सिंध, उनकी सहायक नदियों के किनारे, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ आदि में हैं। नगरों की केंद्र की संरचना, किला और नगर, दुर्ग और किलेबंदी। हड़प्पा बस्तियों का विस्तार, हड़प्पा बस्तियों के विस्तार। हड़प्पा बस्तियां उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हैं। अधिकांश बस्तियां पंजाब और सिंध में हैं। सहायक नदियों की घाटी सतलुज, यमुना दोआब में स्थित है। बस्तियों का फैलाव गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र, पंजाब से पर्वतीय तराई तथा पूर्वी अफगानिस्तान तक फैली है। नदी के आसपास अत्यधिक विकसित क्षेत्र था। पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए नदी के आसपास बसावटें थीं। गोगरी पोसेल जो इतिहासकार गोगरी पोसेल हैं, उन्होंने रवि नदी के तट पर हड़प्पा के समीप बसावटें की कमी रही होगी। उन्होंने बताया है कि रवि नदी के तट पर हड़प्पा के समीप बसावटों की कमी रही होगी, क्योंकि यह क्षेत्र कृषि की अपेक्षा पशुपालन, चारागाह कार्य के लिए अधिक अनुकूल था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनबेरीवाला, राखीगढ़ी आदि में बसावटें बड़ी हैं। ये गेगरी पोसेलवाल का कथन है। हड़प्पा नगरों की संरचना, दीवारें, स्थान, चबूतरे। हम देखेंगे कि हड़प्पा नगर था, उसकी संरचना, उसकी दीवारें कैसी थीं, पतली थीं, किस टाइप से उसमें उन दीवारों पे पलस्तर था, उनका स्थान, इनके चबूतरे का चौड़ाई, लंबाई कैसे क्या थी, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्यों, जो मोहनजोदड़ो जो शहर था उसके प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हमें ज्ञात होता है कि यहाँ 2 टीले हैं जो 150 मीटर के क्षेत्र में अलग किए गए हैं, और इसमें एक दुर्ग और निचला शहर भी है। दुर्ग थे जो बड़े ऊंचे स्तर पर होते तथा नीचे स्तर पर शहर थे। लोथल में ऊपरी क्षेत्र को दुर्ग नगर कहा गया है। कच्छ सुरकोटदा में निचला शहर है। कच्छ में धौलावीरा में एक विभिन्न प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है, जिसमें 3 भिन्न खंड हैं, जो कच्छ में धौलावीरा में एक विभिन्न प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है, 3 प्रकार के। किला, दुर्ग, इसमें से पहला है किला, दूसरा है नगर। शब्दों का प्रयोग उच्च क्षेत्र में स्थित इकाइयों के लिए हुआ है, और दूसरा है गढ़ और दुर्ग। प्राचीर ऐसे स्थान थे जहाँ विशिष्ट सार्वजनिक कृत्य किए जाते हैं, जहां आम जनता रहती थी। अधिकांश हड़प्पा बस्तियां प्राचीर में गिरी थीं। प्रतिरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा और सुरक्षा प्रतिरोध के लिए मजबूत प्राचीर का निर्माण होता था। मोहनजोदड़ो में शिल्पकार चबूतरे बाढ़ से सुरक्षा के लिए बने हुए थे। हड़प्पा में यह चबूतरे सुखाई गई ईंटों से निर्मित थे। छोटी बस्तियों में भी चबूतरों का निर्माण होता था। तो इसकी योजना के बारे में हम देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के संरचना के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो योजना, तो हड़प्पा सभ्यता की योजना थी, नगरवाद को 2 तरीकों से समझा जा सकता है। एक थी रैंप विधि और दूसरी थी स्टेप विधि। रैंप विधि को
रैंप विधि को हम तेजी से विकास यानी नगरों का तेजी से विकास होना ही रैंप विधि कहलाती है। रैंप विधि के अंतर्गत एक गांव से शहर में प्राकृतिक विकास की परिकल्पना की गई है। इसमें धीरे धीरे राजनीतिक केंद्र, आर्थिक बाजार और धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है। स्टेप विधि में धीरे से अनुसार तेजी से विकास होता है। स्टेप विधि में एक नगरीय केंद्र के अचानक विकास और कई मामलों में नए नगरीय केंद्र के तीव्र सृजन की कल्पना करती है। योजना में चबूतरे बताते हैं कि ये संभवतः इसको हड़प्पा नगर के निर्माण से पूर्व इसकी योजना के अंग बने होंगे। सड़कों और गलियों विशेषकर ग्रिड योजना के माध्यम से की जा सकती है। मोहनजोदड़ो में उत्तर दक्षिण की सड़कें पूर्व पश्चिम सड़कों की तुलना में अधिक स्पष्ट हैं। नागरिक सुविधाओं के प्रावधान, पक्की ईंटों से बनी नलियों की विस्तृत प्रणाली। नलियां नगर के मुख्य भागों से बनी रहती थीं। सार्वजनिक नलियों को घर की नालियों से जोड़ा गया था। निकास प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता गंदे जल के गड्ढों और मेन हॉल की व्यवस्था हड़प्पा नगरों में पेयजल की व्यवस्था भी की थी। इसमें देखा जाता है कि निकास प्रणाली बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है कि निकास प्रणाली जो हड़प्पा सभ्यता की बहुत अच्छी थी। इसमें गंदे जल के जो गड्ढे थे ना, मैन हॉल की व्यवस्था की थी। इसमें 2 मैन हॉल जो मैंने अभी बताया था, इसमें 2 गड्ढे यानी सोख्ता कह सकते हैं होते थे, जिसमें से एक गड्ढे में मतलब पानी जाता था तो वो भर जाता था, तो दूसरे गड्ढे में नाली काट के दूसरे में पानी में चला जाता, तो जो भरा हुआ गड्ढा था वो सूख जाता था। तो यही प्रक्रिया हमें आगे बार बार की गई, यही इसमें बताया गया है। हड़प्पा नगरों में पेयजल की व्यवस्था भी थी। अनेक कुओं का निर्माण भी बताया गया है। इसमें बताया गया कि लगभग प्रत्येक घर में एक एक कुआं घर के मुख्य दरवाजे पर होता था। भवन निर्माण में योजना का एक पहलू मानक आकार की ईंटों का प्रयोग होता था। मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का प्रयोग बताया गया है। लोथल की नगर योजना बहुत उत्कृष्ट और बहुत ही अच्छी बताई गई थी। हम देखेंगे स्थान का प्रयोग गैर या घरेलू। बताया गया कि गैर घरेलू का मतलब है कि सभी का अधिकार, यानी उन चीज़ों या उन स्थानों का प्रयोग जहाँ पे सभी का अधिकार बराबर है। हड़प्पा संस्कृति केंद्रों में स्थानों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक था गैर घरेलू और एक है घरेलू। तो हम देखेंगे कि दुर्ग में सार्वजनिक स्थापत्य और गैर घरेलू प्रकृति के रूप में स्वीकारा गया है। जो गैर घरेलू है उसमें सभी का अधिकार है। जिस प्रकार जैसे कि रोड होता है, तो रोड पे किसी एक का तो घर मतलब रोड होता नहीं जिस पे कि वही चले, तो रोड पे सभी का अधिकार समान होता। उसी प्रकार गैर घरेलू को ही बताया गया कि इसमें सभी लोगों का समान अधिकार होता था, सभी लोग बरत सकते थे। तो दुर्ग में सार्वजनिक स्थापत्य की गैर घरेलू प्राकृतिक के रूप में स्वीकार किया गया है, परंतु निचले शहर में घरेलू संरचनाओं के साथ संरचनाएं भी थीं। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, हड़प्पा में अन्नागार आदि विशेषीकृत कृतियों के केंद्र थे। दुर्ग विशेषीकृत सार्वजनिक कार्य थे। बड़े पैमाने पर भंडारण सुविधाओं से लेकर सब और धार्मिक अनुष्ठान तक के लिए प्रयुक्त होने वाले स्थान भी थे। इसमें बताया गया कि दुर्ग जो थे विशेषीकृत वो भी सभी के लिए समान थे, सभी उसमें अपना समान अधिकार था। जो भी धार्मिक अनुष्ठान था उसमें सभी समान रूप से प्रतिभाग ले सकते थे। इसमें धार्मिक अनुष्ठान कराने वालों के आवास भी थे। राखीगढ़ी के दुर्ग में पोडियन या चबूतरे पर हवन कुंडों की एक कतार मिली है। इसमें बताया गया कि राखीगढ़ी के जो दुर्ग था उसमें पोडियन या चबूतरे पर एक हवन कुंड की एक कतार मिली है। लोथल में भी नगर दुर्ग में हवन कुंड मौजूद थे। लोथल था जो शहर, उसमें भी नगर दुर्ग था, उसमें हवन कुंड था, उसके मौजूदगी के बारे में बताया गया है। सड़कों और गलियों को भी सार्वजनिक या गैर घरेलू स्थान के रूप में किया गया था, जो विभिन्न बस्तियों से होकर गुजरती थीं। इसमें कहा गया कि जो सड़कें थीं वो भी गैर घरेलू के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि सड़कों पर सभी का समान अधिकार होता था। उसमें सड़कों पर कोई भी गुजर सकता था। ये सड़कें किसी एक की नहीं होती थीं। ये अनेक मामलों से
संचार के अच्छे माध्यम थे। मोहनजोदड़ो में इसके स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। स्थान का अन्य घरेलू प्रयोग कब्रिस्तान था। इसमें बताया गया कि कब्रिस्तान को अगर देखा जाए तो ये गैर घरेलू इसे नहीं कह सकते हैं। कब्रिस्तान को हम देखा जाए तो गैर घरेलू की श्रेणी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान है, इसमें सभी का समान अधिकार नहीं होता था। इसमें अगर उस समय ये होता था कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसका सावधान उसको अगर दफनाने के लिए लोग अपने खुद की ज़मीन या खेत में गाड़ा करते थे। तो इसलिए इसे देखा जाए तो उसमें सभी लोगों का उसमें समान अधिकार नहीं था। कब्रिस्तान को हम गैर घरेलू की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। हड़प्पा से पूर्व में मृतक को निवास में ही दफनाया जाता था। आगे हड़प्पाई नगरों में निवास से दूर स्थान पर दफनाया जाता था। कच्छ में धौलावीरा में सार्वजनिक स्थल का प्रयोग सार्थक रूप से किया गया है। प्राचीर के निकट विशाल जलाशय या तालाब बनाया था। कुछ तालाबों को दीवारें पक्की होती थीं और जलाशय में जाने के लिए सीढ़ियां होती थीं। लोथल में एक बड़े जल संग्रह का प्रयोग गोटीबाड़ा के रूप में किया जाता था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के रूप में किया जाता था। धौलावीर के दुर्ग में स्थान का प्रयोग स्टेडियम के रूप में होने की संभावना बताई गई है। अब हम देखेंगे घरेलू स्थान का प्रयोग घरेलू के रूप में। घरेलू वो होता है जो स्वयं की चीज़ होती है, जिसमें सिर्फ मात्र जो जिसका है वही व्यक्ति उसका अधिकारी है, जो स्वयं की होती है। हड़प्पा नगरों में स्थान का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया। यहाँ कई घरों में खुले स्थान के रूप में आंगन छोड़ा जाता था। इसके चारों ओर बने कमरे होते थे। कमरों के अवस्थित उनमें प्रवेश के तरीके के आधार पर उन्हें दो प्रकार में बांटा गया है, पारगमन और अंतस्थ। पारगमन कमरों में एक से अधिक द्वार थे, और जबकि अंतस्थ कमरे में एक द्वार होता था, जैसे शौचालय या स्नानागार। सीढ़ियों की उपस्थिति से ज्ञात होता है कि एक से अधिक तल के मकान भी बनते थे। अधिकांश घरों में एक स्नानागार जरूर होता था, जिसकी नलियां सड़क की नालियों से जुड़ी होती थीं। कुछ स्थलों पर स्थानीयकृत विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, जैसे बनावली में पश्चिमी दीवार मोटी थी। इससे सटे कक्ष का प्रयोग भंडारण या तिजोरी के रूप में होता था। मोहनजोदड़ो की बसावट में सड़क से शीघ्र प्रवेश नहीं किया जा सकता था। लोथल के घरों में समान पैटर्न नहीं था। घरों के बीच खाली स्थान छोड़ना लोथल में अन्य बड़ी नगरीय बसावटों से भिन्न है। कई स्थानों पर घर बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, जैसे गुजरात, लोथल और रंगपुर में। इसमें बताया गया है कि कई स्थानों पर घर बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, जिसमें से गुजरात हो गया, लोथल हो गया और रंगपुर। नलियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक भवन बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। सुरकोटदा में घर पत्थर से भी बने मिले हैं, परंतु फर्श पर कच्ची ईंटें लगी गई हैं। कुछ दीवारों पर चूने से प्लास्टर किया गया है। कुछ इसमें दीवारें जो मिली उनमें प्लास्टर था, वो चूने से किया गया मिला है। कमरों की दीवार के साथ सामान रखने के लिए ताक भी बने होते हैं। जैसे गांव में क्या होता है कि जो कच्ची दीवारें तक कच्चे घरे होते थे, उनमें कुछ सामान रखने के लिए ताक नहीं होते थे छोटे से, जिन्हें हम ताकों को हम गांव की भाषा में हम रेग भी बोल सकते हैं, गांव में हम ताक ही बोलते थे। ठीक है, तो हड़प्पा नगरों में प्रारंभ में मोटी दीवार से पतली दीवार बनाने वाला भी चलन था। हड़प्पा में एक टीले पर चबूतरे के समीप फूस की झाड़ियां पाई जाती थीं। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आगे जो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो अगर हमारे ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इससे आपको अगर कुछ भी अगर फ़ायदा होता है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जो मित्र हैं जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।